गुरुदेव प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 11। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ऐसा मद भूल न पीवै जे बहुरी पछताए। इसमें हमने जाना था शराब से होने वाली हानियों के बारे में और उनको पीने से हमें क्या क्या रोग हो सकते हैं, हमने इस बारे में भी जाना था। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। विदेशों में मद्य निषेध के प्रयास। अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक F.P. एम्स ने 1881 में ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया था जो काफ़ी धनी हैं, वह जिन्हें समाजशास्त्री अपने अध्ययन के क्षेत्र में इसलिए सम्मिलित नहीं करते कि वे समाज में अपने धन एवं अपार साधनों के कारण सामान्य जन की परिधि में न आकर अपवाद माने जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में श्री एडम्स का कहना है कि जो लोग धनी आदमी हैं, उनके पास अपनी कार है, अपनी जमींदारी है और उनके पास अपनी एक बड़ी संपदा है। वह कीमती शराब पीता है, वह ठठाकर हंसता है। यह स्थिति अमेरिकी जीवन व सामाजिक दशा की ही नहीं वरन अधिकांश देशों की है। मद्य निषेध का विरोध केवल वे कुछ ही लोग करते हैं जो बहुत अधिक संपत्ति के स्वामी बन बैठे हैं, जिन्होंने बिना इस बात का विचार किए कि अनीति की कमाई अच्छी नहीं होती, अंधाधुंध कमाई की है। वह जो कम श्रम कर अधिक धनोत्पादन करते रहते हैं तथा गरीबी की ही चिता पर रोटी सेककर खाने के आदी हैं। देखा जाए तो मद्यपान का इतना विस्तार आज इसीलिए हुआ है कि समाज के एक सर्वहारा वर्ग ने शराब को न केवल अपने आमोद प्रमोद व विलासिता को ही अपने जीवन यापन का मुख्य ध्येय बना लिया, वरन इसे अपने रहन सहन के उच्च स्तर का मापदंड भी बना लिया है। भारतवर्ष में भी ऐसा नहीं कि मद्यपान की प्रवृत्ति कोई आदिकाल से चली आ रही है। तथ्य यह है कि मद्यपान की यह प्रवृत्ति अंग्रेजों के राज्य के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता के कारण पनपी है। भारत की देशी रियासतों के राजे महाराजे, जागीरदार, जमींदार, रईस, धनी अंग्रेजों के साथ मिल बैठकर शराब पीने पिलाने की बात को अपनी प्रतिष्ठा समझते थे। इस कारण इन दिनों ऐसी हवा बनी कि समाज के एक श्रेष्ठ वर्ग का अनुसरण क्रमशः मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग के लोग भी उसी अनुपात में व उसी उद्देश्य से करने लगे तथा भारत में यह बीमारी एक महामारी के रूप में फैल गई व तभी से इसने देश को ऐसा जकड़ रखा है कि आज तक देश इसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा है। मद्यपान की बुराई की बात तथा मद्य निषेध के प्रयासों की चर्चा केवल भारत में ही नहीं होती। यह मानना निराधार होगा कि विश्व के अन्यान्य देश जब मद्यपान को एक सामाजिक मान्यता दे चुके हैं, तो भारत का मद्य निषेध का अपना अलग राग अलापते रहना उचित नहीं होगा। ऐसी स्थिति नहीं है कि मद्य निषेध के प्रयास भारत में ही किए जा रहे हों। मद्य निषेध का औचित्य बहुत पूर्व से ही विश्व के धनी राष्ट्रों के साहित्यिक व दार्शनिक मानते रहे हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने एक बार यह तथ्य उद्घाटित किया था कि कोर्थेजिनियनों को इस बात की मनाही थी कि वे जब सैनिक मार्च पर हों तब मद्यपान न करें। चीन के विषय में भी यही बात कही जाती है। 11वीं सदी में उनके एक राजा ने अपने साम्राज्य से अंगूर की सारी बेलें उखाड़ देने की आज्ञा दी थी ताकि उसको सड़ाकर लोग शराब न बना सकें। रोमन सभ्यता के आगमन के पूर्व भी हेब्रियू जाति के निवासियों ने भी मद्य निषेध हेतु अनेकों प्रयास किए थे। आज अमेरिका को विश्व का सबसे बड़ा पूंजीवादी राष्ट्र माना जाता है तथा भौतिकवादी जीवन यापन की दृष्टि से अमेरिका के लोग सबसे अधिक विलासिता का जीवन जीते हैं। यहाँ पर शराब का प्रचार भी है, परंतु इस देश में प्रबुद्ध वर्ग शराब खोरी की प्रवृत्ति के विरुद्ध ही रहा है तथा यहाँ अनेकानेक ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो शासन पर बराबर ऐसा प्रभाव डालते रहते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप यहाँ के शासन द्वारा कई संवैधानिक प्रयास मद्य प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए किए गए हैं। अमेरिका में भी शराब का प्रचार ब्रिटेन की ही देन है। प्रारंभ में ब्रिटेन वासी तीर्थयात्री के रूप में अमेरिका आए थे और ये यहीं उपनिवेश बनाकर रहने लगे। मद्यपान का रोग इस कारण एक छूत के रोग की तरह यहाँ फैलने लगा व इतना विकराल रूप लेने लगा कि प्रबुद्ध वर्ग में एक सामाजिक चेतना जागी कि शराबखोरी के इस बड़वा नल को रोकने के लिए
कुछ ठोस व सक्रिय प्रयास किए जाने चाहिए। अमेरिका में मद्य निषेध की दिशा में समाज व राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों का इतिहास 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। प्रारंभ में यहाँ शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बनाया गया था। यहाँ शराब की दुकानों की संख्या में भी कमी की जाने लगी थी तथा जो लोग बाजार में व सार्वजनिक रूप से शराब पीकर आते थे उन्हें दंड देने का प्रावधान भी किया गया। 1813 में अमेरिका में टेम्पर्स मूवमेंट नाम की एक ऐसी कई संस्थाएं बनी जो नागरिकों को कम शराब पीने के लिए प्रेरित करती थीं। इस पृष्ठभूमि में यहाँ के लोगों का यह चिंतन था कि मद्यपान है तो एक बुराई, परंतु इसे शनै शनै क्रमशः कम किया जाए। अतः इस दृष्टि से ये संस्थाएं कार्य करने लगीं। मद्यपान में मितव्ययता बरतने के कार्य की अमेरिकी नागरिकों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1813 से 1833 तक के 20 वर्षों में इस तरह की करीब 6000 संस्थाएं सारे अमेरिका में हो गईं। मद्यपान के विरुद्ध यह विचार क्रांति इतनी प्रभावकारी व लोकप्रिय अमेरिका में हुई कि यहाँ चर्च भी इस विषय पर चिंतन करने लगे व इस बात को अनुपयुक्त मानने लगे कि लोग शराब पीकर या शराब की बोतल लेकर चर्च आवें तथा धार्मिक अनुशासन को चोट पहुंचावें। अतः चर्च ने भी इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया तथा अमेरिकी शासन पर प्रभाव डाला कि शासकीय स्तर पर भी मद्य निषेध के कार्य किए जाएं। शनै शनै कई चर्च इस दिशा में सक्रिय हुए तथा 1895 तक स्थिति यह हो गई थी कि अमेरिका में करीब 30,000 चर्च मद्य निषेध की दिशा में सक्रिय हो उठे थे। मद्य निषेध के लिए सामूहिक चेतना जागृत करने के लिए अमेरिका की महिलाएं भी पीछे न रहीं। 1874 ईस्वी में अमेरिकी स्त्रियों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लेना प्रारंभ किया। इस वर्ष ओहायो में नेशनल वुमेन्स क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन प्रारंभ की गई तथा यह कार्य शीघ्र ही इतनी गति पकड़ गया कि कम समय में ही विश्व के 50 देशों में इस संस्था की शाखाएं फैल गईं व इन शाखाओं के माध्यम से इन 50 देशों में शराब के विरुद्ध आंदोलन चलने लगा। मद्यपान के विरुद्ध अमेरिका में पनपे दृढ़ जनजागरण का इतना प्रभावोत्पादक परिणाम हुआ कि अमेरिकी शासन अपनी राष्ट्र नीति में मद्य निषेध को प्रमुख प्रश्न बनाने को विवश हो गया तथा 1906 से अमेरिका में शराबखानों पर अनेकों प्रतिबंध लगाए जाने लगे तथा इस वर्ष के आसपास सारे अमेरिका में यह राष्ट्रीय नीति घोषित कर दी गई कि मद्य निषेध किया जाना जनहित में उपयोगी है। मद्य निषेध की बढ़ती प्रवृत्ति के प्रयास अमेरिका तक ही सीमित न रह सके, वरन 19वीं सदी के अंत तक यह विचारधारा 1851 में न्यूयॉर्क में इंडिपेंडेंस ऑर्डर ऑफ गुड टेम्पल्स के नाम से बनी। संस्था के माध्यम से कनाडा, इंग्लैंड, स्कैंडिनेविया, पश्चिमी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी फैलने लगी। विश्व के अकेले पूंजीवादी देश अमेरिका में ही मद्यपान के विरुद्ध विचारधारा प्रवाहित नहीं हुई है, वरन साम्यवादी देशों में भी इस तरह की हवा के बहने का संकेत मिलता है। साम्यवादी देशों के बारे में आम मान्यता यह है कि वहाँ जो चल रहा है ठीक है, वहाँ के सभी व्यक्ति आदर्श हैं, ऐसी बात भी नहीं है। इन देशों के कड़े प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के कारण यद्यपि शेष दुनिया को अधिक जानकारी नहीं हो पाती तथा जो कुछ भनक पड़ती है उससे यह आभास होता है कि प्रमुख साम्यवादी देश रूस में भी शराबखोरी को जनमानस हेय दृष्टि से देखने लगा है तथा वहाँ भी शराबखोरी की आदतों पर अंकुश लगाने की बात सोची जाने लगी है। अब रूस में भी यह माना जाने लगा है कि न केवल पूंजीवादी देशों का ही वरन साम्यवादी देशों का वातावरण भी सामाजिक दोषों को जन्म देता है व इन सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। प्राप्त जानकारियों के अनुसार रूस में ऐसे अनेकों अपराधियों को अब दंड दिया जाने लगा है जो शराब पीकर सामाजिक अव्यवस्था लाने के दोषी हैं। यहाँ एक ही वर्ष में 6 लाख से अधिक व्यक्तियों को शराब पीकर वाहन चलाने के अपराध में दंडित किया गया। अस्त व्यस्त दाम्पत्य जीवन की संख्या में निरंतर वृद्धि का कारण भी रूस में अधिकाधिक मद्यपान माना गया है। इसी प्रकार की समस्याएं समाज के गंभीर चिंतन का विषय बनती जा रही हैं व इसी से हाल ही में यहाँ के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का एक सम्मेलन इस प्रवृत्ति को रोककर मद्यपान की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए सामाजिक चेतना जागृत करने एवं संवैधानिक व्यवस्था बनाने के लिए हुआ था।
इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण निर्णय यह हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय अन्य बातों के अलावा बच्चों को मद्यपान में प्रोत्साहित करने के अपराधों में कड़े से कड़े दंड दें। रूस में इस प्रकार के चिंतन व सक्रिय प्रयासों का प्रारंभ इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मद्यपान का मद साम्यवादी लौह अनुशासन को भी तोड़कर अपना असर दिखाने लगा है, जो वहां किसी को पसंद नहीं। विश्व के इन दो मुख्य समूहों के प्रमुख देशों के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण पाश्चात्य देश इंग्लैंड में भी इस दिशा में काफी कार्य हुआ है। इंग्लैंड में भी मद्यपान की आदत प्रारंभ में जनसाधारण में नहीं चली थी, वरन यह संपन्न घरानों राज परिवारों तक ही सीमित थी, परंतु शनैः शनैः यह अन्य वर्गों तक फैली। इंग्लैंड में फैल रही अधिकाधिक सुरापान की प्रवृत्ति व इससे होने वाले दोषों से अपने राष्ट्र को दूर रखने के लिए यहाँ के समाज सेवकों, साहित्यकारों एवं विचारकों ने मद्यपान के विरुद्ध प्रचार प्रारंभ किया तथा ऐसा जनमानस बनाया कि शासन ने एक के बाद एक कानून मद्यपान को रोकने के लिए पास किए। इस दिशा में सर्वप्रथम 1690 में मद्यपान नियंत्रण हेतु लगाए जाने वाले करों में भारी वृद्धि की गई, ताकि जनसाधारण के लिए मद्य का क्रय उनकी क्रय शक्ति के बाहर हो जाए व मद्य उपभोग में कमी हो सके। के बाद 1836 में मेट्रोपॉलिटन एक्ट बनाया गया, फिर 1879 में वेल्ज संडे क्लोजिंग एक्ट तथा सन 1901 में द इंटोगरिकोटिका लोकर्स एक्ट बनाया गया। इस सारे संवैधानिक प्रावधानों से समूचे इंग्लैंड में एक नई विचार क्रांति फैली, जिससे एक उपयुक्त वातावरण मद्य निषेध के पक्ष में बना। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग का एक हिस्सा अनवरत रूप से शासन पर यह प्रभाव डालता रहा कि अधिकाधिक संवैधानिक प्रावधान होने चाहिए। अतः 1916 में पुनः एक टेटेम-पी रेस एक्ट पास किया गया, जिससे मद्य निषेध के कानूनों को क्रियान्वित करने के कार्य में और गति आई। इंग्लैंड में गत 5 शताब्दियों में कुल 400 एक्ट पास किए गए हैं, जो इस बात का द्योतक हैं कि यहाँ की जनता मद्यपान की प्रवृत्ति को नियंत्रित व कम करते रहने के लिए कितनी उत्सुक, जागरूक व सक्रिय थी। इंग्लैंड में राज्य द्वारा संगठन भी मद्य निषेध के लिए काम करने के लिए बने। यही 20वीं सदी के प्रारंभ में एक नेशनल प्रोहिबिशन पार्टी के नाम से संगठन बनाया गया, जिसने इंग्लैंड में मद्यपान के विरोध में सामाजिक चेतना जागृत करने का बड़ा अच्छा कार्य किया। विश्व के इन प्रमुख देशों में स्वयं राज्य एवं यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा अशासकीय क्षेत्रों में मद्य निषेध हेतु किए जा रहे इन प्रयासों पर दृष्टिपात करने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत में जो इन दिनों मद्य निषेध के लिए वातावरण बनाया जा रहा है, वह अपनी ढपली अपना राग जैसी बात नहीं है, वरन यह एक विश्वव्यापी समस्या का विश्वमान्य सिद्धांत है तथा सामाजिक चेतना एवं राज्य के संवैधानिक प्रावधानों के संतुलित प्रयासों से संभव व व्यवहार्य हो सकता है। समाज के चिंतन, समाज के आचार विचार तथा परंपरागत मान्यता को बदलने के लिए अशासकीय क्षेत्रों के प्रयास ही उपयुक्त रहते हैं। इसमें संवैधानिक प्रावधान विशेष उपयोगी नहीं रहते। देश में इस तरह के संगठनों की आवश्यकता है। यद्यपि हमारे समाज का प्रबुद्ध वर्ग तैयार हो जाए व धनवान लोग अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें, तो इस तरह के अधिकाधिक संगठन बनाए जाने चाहिए। ये संगठन मद्यपान के विरोध में एक विचारधारा का निर्माण करें, आंदोलन चलाएं, मद्यपान करने वाले परिवारों को मद्यपान की बुराइयों से अवगत करावें तथा समाज व सरकार के बीच की कड़ी बनकर कार्य करें व आवश्यकता पड़ने पर सरकारी क्षेत्रों को प्रभावित कर संवैधानिक प्रावधानों की मदद भी लें। गांधी जी के अन्य निर्माणात्मक कार्यक्रमों यथा खादी ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता आदि के लिए अखिल भारतीय संगठन बने व उन्होंने पूरे देश में संगठनात्मक ढंग से इन क्षेत्रों में काम किया। उसी तरह आज देश की यह महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि मद्य निषेध के कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए भी अखिल भारतीय स्तर के संगठनात्मक प्रयास होने चाहिए, परंतु अखिल भारतीय स्तर के संगठन के विचार को मूर्त रूप देने की प्रतीक्षा किए बिना भी यदि सामर्थ्यवान, साधन संपन्न व समाज निर्माण के इच्छुक व्यक्ति साहस कर आगे आएं, तो उनके प्रयास भी
मद्य निषेध की दिशा में वैचारिक क्रांति फैलाने में बड़े सहायक होंगे। आज के टॉपिक में हमने यह जाना कि कैसे विश्व भर में विभिन्न देशों में मद्यपान के निषेध के लिए प्रयास किए गए। वहाँ पर बहुत से संगठन बने जिन्होंने इसका विरोध किया और अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। तो हमें भी अपने देश में, अपने आसपास जहाँ पर भी हम रहते हैं, अगर हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं तो उन्हें समझाने का प्रयास करें। अगर हमारे घर में ऐसे लोग हैं तो उन्हें भी समझाने का प्रयास करें, और अगर हम स्वयं भी कर रहे हैं तो अपने आप को भी इस आदत से दूर रखें। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।